हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 15 ऑफ द चैप्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में हमें पहले जानना जरूरी है अगर हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में जानना चाहते हैं। तो लास्ट क्लास में जबकि हमने बेसिक टर्म्स या फिर बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के डेफिनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले जानते हैं व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या है, उसके डेफिनेशन के बारे में जानने से पहले पहले वहां पे एक टर्म आ रहा है इन्फ्रेंस। वो क्या है, उसका मतलब क्या है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्रेंस? ओके, सपोज हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं या फिर कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि मेरे पास assumptions हैं if it rains। ओके, if it rains, तो assumption मेरा है कि अगर बारिश होता है then what will happen? then they will close the school, then they will close the school today। ओके, सो if it rains, अगर बारिश होता है तो वो स्कूल को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो एजम्पशंस है वो क्या है, इट रेन्स, अगर बारिश होता है। तो इस एजम्पशंस को बेस करके जिस प्रोसेस के माध्यम से मैं कंक्लूजन को डिराइव करता हूं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस इज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिराइविंग conclusion from the given set of evidences or assumptions। हमें कुछ assumptions या फिर evidences प्रोवाइड किए गए हैं, उन evidences या फिर assumptions को लेके जिस प्रोसेस के थ्रू हम conclusions को डिराइव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या है पता चला। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। ये रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है क्या? ये रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस कुछ टेम्पलेट्स हैं या फिर कुछ गाइडलाइंस हैं, जिन गाइडलाइंस को हम मेनली क्यों यूज करते हैं, जिन गाइडलाइंस को हम मेनली यूज करते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, सो हमारे पास कुछ प्रोपोजिशंस हैं, उन प्रोपोजिशंस को लेके अगर मुझे एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाना है, जो कंपाउंड प्रोपोजिशन को अगर मुझे एक वैलिड आर्ग्यूमेंट बनाना है, तो उस आर्ग्यूमेंट को वैलिड आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए कुछ टेम्पलेट्स या फिर गाइडलाइंस जो हम यूज करते हैं, उन टेम्पलेट्स या फिर गाइडलाइंस को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस और इन्फ्रेंस रूल्स। सो सिंपल टर्म में अगर बोलें, ये इन्फ्रेंस रूल्स या फिर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है क्या? ये कुछ गाइडलाइंस हैं, जिन गाइडलाइंस को फॉलो करके, जिन गाइडलाइंस को यूज करके हम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वैलिड आर्ग्यूमेंट्स जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, गिवन सेट ऑफ प्रोपोजिशंस और गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लेके। हमारे पास कुछ प्रोपोजिशंस हैं, उन प्रोपोजिशंस को लेके हम आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट बनाते हैं वो आर्ग्यूमेंट को एज ए वैलिड आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो गाइडलाइंस यूज करते हैं, उन गाइडलाइंस को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस और इन्फ्रेंस रूल्स। ओके, सो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या है पता चला। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस कुछ टेम्पलेट्स हैं, फिर गाइडलाइंस हैं जो कि हम यूज करते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये वैलिड आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वैलिड आर्ग्यूमेंट हम उस आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं जिस आर्ग्यूमेंट के अगर सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और उन प्रीमिसेस को बेस करके अगर हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आता है, तो उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो उसी तरह के वैलिड आर्ग्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो गाइडलाइंस यूज करते हैं, टेम्पलेट्स यूज करते हैं, उन गाइडलाइंस या फिर टेम्पलेट्स को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस और इन्फ्रेंस रूल्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स व्हाट वी कैन यूज टू कंस्ट्रक्ट ए वैलिड आर्ग्यूमेंट। ओके, तो क्या है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स? मॉडस पोनेंस रूल, मॉडस टॉलेंस रूल, hypothetical syllogism rule, disjunctive syllogism rule, addition rule, simplification rule, conjunction rule, resolution rule, constructive dilemma rule, and destructive dilemma rule. These are some different type of inference rule by using which we can construct valid arguments. Let's see each and every rule one by one, and चलिए एक एक करके जितने भी सारे रूल्स हैं, सारे रूल्स को देखते हैं और एक एक करके सारे रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
तो सबसे सिंपलेस्ट जो रूल्स हैं, इन्फ्रेंस रूल्स हैं, वहां से हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट रूल हमारा है एडिशन रूल। ओके, एडिशन रूल में अगर हमारे पास एक प्रीमाइस है P और ये अगर हमारा कंक्लूजन है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रीमाइस एंड कंक्लूजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ P then if P then P और Q। ओके, सो एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड आर्ग्यूमेंट कब बोलेंगे? ये एक आर्ग्यूमेंट है, तो इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड आर्ग्यूमेंट कब बोलेंगे? अगर हमारा प्रीमाइस ट्रू है और हमारा प्रीमाइस को बेस करके अगर हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आता है, तो उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। ओके, तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रीमाइस को ट्रू करना है, तो यहाँ पे P है, तो P का वैल्यू ट्रू लेना पड़ेगा। तो अगर मैं P का वैल्यू ट्रू लेता हूं, तो यहाँ पे सपोज P का वैल्यू मैंने लिया ट्रू। ओके, अगर यहाँ पे P का वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे भी P का वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा। तो अगर P का वैल्यू ट्रू है, ये है डिसजंक्शन ऑपरेटर Q, तो Q का वैल्यू ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, डिसजंक्शन ऑपरेटर में अगर कोई एक भी, मतलब दोनों प्रोपोजिशंस में से कोई एक भी प्रोपोजिशन का ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू आता है, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? रिजल्ट हमारा आता है ट्रू। मतलब यहाँ पे हमारा प्रीमाइस भी ट्रू हुआ, कंक्लूजन भी ट्रू हुआ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वैलिड आर्ग्यूमेंट हो चुका है। देन another inference rule is conjunction rule. So in conjunction rule, if we have one premise P, another premise Q, then the conclusion must be P and Q. Okay, तो यहाँ पे अगर दोनों प्रीमाइस को मुझे ट्रू करना है, मतलब P भी ट्रू होगा, Q भी ट्रू होगा, और अगर दोनों ही ट्रू हैं, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, तो यहाँ पे भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट इजीली हो पा रहा है, क्योंकि प्रीमिसेस भी हमारा ट्रू है, कंक्लूजन भी हमारा ट्रू है। देन another inference rule is simplification rule. Okay, so simplification rule में हमारा प्रीमाइस क्या है? P and Q। तो यहाँ पे इसको ट्रू करने के लिए अगर हमने कंजंक्शन ऑपरेटर यूज किया है, तो दोनों ट्रू होना जरूरी है, मतलब P भी ट्रू, Q भी ट्रू। तो अगर P एंड Q दोनों ट्रू हैं, तो रिजल्ट में हमारा क्या है? यहाँ पे कंक्लूजन में P, तो P भी ट्रू ही होगा, तो यहाँ पे मतलब प्रीमाइस भी ट्रू, कंक्लूजन भी ट्रू, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट हो सकता है। Another rule of inference is modus ponens rule. Modus ponens rule क्या होता है? P implies Q. Okay, P implies Q. तो यहाँ पे है हमारा P implies Q. This is one premise, and another premise is P. This is second premise too. Okay, तो ये एक premise है P implies Q, and another premise is only P, and our conclusion will be Q. Okay, so this must be true, and if these are true, then this must be true to make an argument as valid argument. Okay, so अगर इसको मुझे ट्रू करना है, तो P ट्रू है, तो अगर P ट्रू है, तो Q का वैल्यू क्या होना चाहिए उसको ट्रू करने के लिए? अगर Q का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। तो Q का वैल्यू भी ट्रू होना कंपलसरी है इसको ट्रू करने के लिए। ओके, इसका मतलब Q ट्रू हो गया, तो अगर Q ट्रू हो गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसको भी हम ट्रू कर देंगे। मतलब फर्स्ट प्रीमाइस भी ट्रू, सेकंड प्रीमाइस भी ट्रू, कंक्लूजन भी ट्रू। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस रूल आल्सो अलाउज अस टू क्रिएट ए वैलिड आर्ग्यूमेंट। ओके, देन अनदर इन्फ्रेंस रूल इज modus tollens rule. Modus tollens rule is what? Then P implies Q. This is one premise. Another premise is not Q. Okay, then the conclusion will be not P. Okay, so this is one premise, this is another premise, and if both the premises are true, then the conclusion must be true in modus tollens rule. Let's see. So this is negation of P. Negation of P must be true. So if negation of Q, sorry, this is negation of Q. If negation of Q is true, then Q will be false. Okay, so if Q will be false, then P का वैल्यू क्या होना चाहिए उसको ट्रू करने के लिए? P का वैल्यू फॉल्स होना जरूरी है। अगर P का वैल्यू फॉल्स है, Q का वैल्यू फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारा वहां पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू होना जरूरी है।
तो p का वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या है, फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ p क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पे हमारा प्रीमिसेस भी ट्रू हो रहे हैं, कंक्लूजन भी ट्रू हो रहे हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये भी हमें एक वैलिड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए मदद कर सकता है। ओके, समझ आ गया इतना? ओके, अभी नेक्स्ट इन्फ्रेंस रूल्स के बारे में आते हैं। नेक्स्ट इन्फ्रेंस रूल इज डिसजंक्टिव सिलोगिज्म रूल। ओके, तो डिसजंक्टिव सिलोगिज्म रूल मतलब क्या, P और Q is one premise, then negation of P is another premise. Okay, here you can use conjunction operator, then the conclusion will be Q. Okay, so this must be true, this must be true. If both are true, then conclusion must be true to make an argument as valid argument. Okay, so suppose this is true, so negation of P is, if negation of P is true, then P will be false. If P is false, to make this true, Q must be true. If Q is true, then here also Q will be true. So here we can say this can be used to generate what, valid argument. Okay, then hypothetical syllogism. Hypothetical syllogism means P implies Q is one premise, Q implies R, this is another one. Conjunction operator, conclusion will be P implies R. Okay, so if this is true, then that conclusion must also be true to make an argument as valid argument. Okay, let's check. Suppose we are taking P as true and suppose we are taking P as true. So to make this statement true, Q must be true as well. Okay, so if Q is true, then to make this true, R must be true as well. Then the result is true. So P is true, R is true, then the overall conclusion will be true. Okay, let's take another example. Suppose we are taking P as false. If I am taking P as false, to make this true, Q must be false as well. Okay, so if Q is false, then R must be false as well. Okay, to make this true. So both are true here. So P is false, R is also false. If both are false, then this will also be true. So here you can say this can be used to generate valid argument. Okay, then another type of inference rule is constructive dilemma. Okay, so constructive dilemma, P implies Q and R implies S. This is one. And another one is P or R whole implies conclusion will be Q or S, right? So let's take, suppose Q as true. If Q is true, then P can be true or false as well. Let's take P as P also true. ओके, अगर हम P को भी ट्रू लेते हैं, Q को भी ट्रू लेते हैं, तो वो ट्रू आएगा। देन उसके बाद इसको भी ट्रू हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंजंक्शन ऑपरेटर यूज किया है। तो इसको ट्रू बनाने के लिए यहाँ पे सपोज मैंने S को लिया यहाँ पे फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे S को फॉल्स लेता हूं, तो इसको ट्रू बनाने के लिए R को भी हमें यहाँ पे फॉल्स लेना पड़ेगा। ओके, देन मैंने P को क्या लिया है, ट्रू। R को मैंने क्या लिया है, यहाँ पे R को मैंने यहाँ पे लिया है फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे P है ट्रू, Q है फॉल्स, तो यहाँ पे सॉरी Q भी है यहाँ पे ट्रू, तो यहाँ से टोटल हमें क्या मिला, ट्रू। ओके, यहाँ पे R है फॉल्स, S भी है फॉल्स, टोटल में हमें मिला यहाँ पे ट्रू। ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। देन P is true and R is false. True or false will be true. Both the premises are true and conclusion must be true to make an argument as valid argument. So Q is true. What we can see here, Q is true. Then what is the value of S? S is false. So true or false equals to true. So conclusion is also true. Here you can say by using this we can create or we can generate a valid argument. Then another inference rule is
destructive dilemma. Okay, so what is the destructive dilemma? P implies Q and R implies S. Then this is one premise, and negation of Q or negation of S, this is another one. Then the conclusion will be negation of P or negation of R. Okay, so this must be true and this must be true and this must be true as well. Let's check. If both these are true, then this must be true to make an argument as valid argument. Okay, so let's take negation of P as true. If I am taking negation of P as true, sorry, if I am taking negation of Q as true, then Q will be false. Okay, if Q is false here, then to make this true, P has to be false. Okay, then to make this true, suppose I am taking S as true. If I am taking S as true, then R must be true to make this statement true. Okay, R can be false as well. I'm taking R as a true. Okay, so if I'm taking S as a true, then negation of S will be what? False. Okay, so here P, I'm taking here P as false and Q as false, then it will be true. I'm taking here R as a true and S as true, then it will be true. If both are true, then their conjunction will be true. Okay, then negation of Q will be true. Okay, but negation of S is false, so true or false will be true. So all the premises are true here. If all the premises are true here, then the conclusion must be true as well. So P को हमने लिया था false, so negation of P क्या होगा? Negation of P is true. R को हमने लिया था true, तो negation of R will be false. उनका और अगर करेंगे true और false, true. So conclusion भी true, मतलब ये भी proof हुआ कि यहाँ पे भी हम वैलिड आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको लेके. ओके, देन नेक्स्ट रिजोल्यूशन. अनदर इन्फ्रेंस रूल इज रिजोल्यूशन. ओके, P और Q, this is one, and negation of P, this can be represented as this, negation of P or R. Okay, this is negation of P. Negation of P or R implies Q or R. This is the conclusion. If this is true, both are true, then conclusion must be true. Okay, so let's take P as true. If I'm taking P as true and Q as false. Okay, so true or false will be true. Then if I'm taking P as true, then negation of P will be false. If this is false, to make this true, R must be true. Okay, R is true, then this is true. So Q is false and R is true. So false or true is equals to true. So conclusion is also true. Okay, तो यहाँ पे हमने देखा जितने भी इन्फ्रेंस रूल्स हैं, सारे इन्फ्रेंस रूल्स के गाइडलाइंस क्या है कि अगर जितने भी प्रीमिसेस हमने लिया है, सारे प्रीमिसेस अगर ट्रू हैं, तो वहां पे कंक्लूजन्स भी हर एक केसेस में ट्रू हो रहे हैं. तो इनको लेके हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम एक वैलिड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वैलिड आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया जिस टॉपिक के बारे में कि एक्चुअल में इन्फ्रेंस क्या है, इन्फ्रेंस रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स के बारे में हमने पढ़ा. हर एक इन्फ्रेंस रूल्स को वन बाय वन हमने चेक किया कि सारे इन्फ्रेंस रूल्स वैलिड आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में यूज हो सकते हैं या नहीं. तो यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी सारे इन्फ्रेंस रूल्स हमने डिस्कस किया, सारे इन्फ्रेंस रूल्स वैलिड आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.